चलिए, डिबेंचर रिडेम्पशन का हम लोग रिवीजन कर रहे थे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में मैंने फर्स्ट पार्ट में बेसिक अकाउंटिंग कवर कर लिया आपके साथ। ओन डिबेंचर या ओपन मार्केट ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें कवर करना है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, जिसको हम लोग सिंकिंग फंड के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजन। पहला रीजन, ये टॉपिक कंपनीज एक्ट के सेक्शन 71 पे डिपेंडेंट है, और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कंपनी बोलती है, अगर कोई कंपनीज एक्ट बोलता है अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करेगी जो फ्यूचर में रिडीम होगा कैश में, उनको ये डीआरआर की रिक्वायरमेंट्स, डीआरएफ की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो कंपनीज एक्ट एक कंपनी को मैंडेट करता है। कोई भी कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करेगी उसको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। तो ये जो डीआरआर डीआरएफ का रिक्वायरमेंट है, ये ग्लोबल रिक्वायरमेंट मतलब चाहे डिबेंचर का कोई भी रिडेम्पशन का सम आए, आपको डीआरआर और डीआरएफ की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा, ये डीआरआर या डीआरएफ जो है ये अमेंड किया गया है कंपनीज एक्ट में। सेक्शन 71 में अमेंडमेंट आए थे, उसके थ्रू ये जो टॉपिक है ये कुछ अमेंडमेंट आया हुआ है इस टॉपिक में, एंड उसके कारण ये टॉपिक का जो एग्जाम वेटेज है वो बढ़ जाता है। इसीलिए ये वाला टॉपिक हम लोगों को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। अब एक एक करके मैं बात करता हूं किसको हम लोग डीआरआर बोलते हैं, कंपनीज एक्ट डीआरआर के बारे में क्या बोलता है, डीआरएफ हम लोग किसको बोलते हैं, कंपनीज एक्ट डीआरएफ के बारे में क्या बात करता है, एंड देन अकाउंटिंग में इसका हम लोग किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, ये हम लोगों को इस टॉपिक में सीखने का है। सबसे पहले सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है, अगर कोई भी कंपनी, पहले बेसिक लाइंस, अगर कोई भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है जो फ्यूचर में रिडीम होगा कैश में, इसमें रिडीम होगा कैश में, जिसको पेमेंट करना है आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स, जिनको पेमेंट करके आपको रिडीम करना है, उन कंपनियों को एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। पहले तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज को क्रिएट करना पड़ता था, बट आफ्टर अमेंडमेंट ओनली अ सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होगा कि आपने डिबेंचर इशू किया, जो डिबेंचर रिडीम होगा आफ्टर 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर से, तो आपको क्या करना है, उस रिडेम्पशन के स्टार्ट होने से पहले ही, मतलब आपको जैसे ही आपने डिबेंचर इशू किया उस साल से ही आपको हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यानी पीएल से थोड़ा थोड़ा पैसा सेट असाइड करके एक नए रिजर्व में डालना होगा जिसका नाम होगा डीआरआर। ये रिजर्व में डालने का मेन कारण होता है कि फ्यूचर में जब डिबेंचर के रिडेम्पशन का टाइम आए तो कंपनी कैन ensure that company has sufficient liquid funds to pay off those debenture holders। अगर आपने पीएल से अमाउंट ट्रांसफर कर दिया डीआरआर में, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कम हो गया, फ्री रिजर्व्स का बैलेंस कम हो गया, आप डिविडेंड के रूप में पैसा बांट नहीं पाओगे। अगर आप पैसा बांट नहीं पाओगे तो कुछ लिक्विड फंड्स आपके पास बचेंगे, जिन लिक्विड फंड से आप रिडेम्पशन अच्छे तरीके से कर सकोगे। तो टू इंश्योर दैट देयर आर लिक्विड फंड्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, कंपनीज एक्ट ने बोला कि सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को नए अमेंडमेंट के बाद बोल रहा हूं, सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को हर साल ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिबेंचर पीएल से कुछ पैसा सेट असाइड करना पड़ेगा इन अ रिजर्व कॉल्ड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डन है बात? अब ध्यान से मेरा बात सुनना। पहले क्या होता था, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज को ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता था। अमेंडमेंट के बाद क्या है ना, कुछ सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज को ही डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है। पहले मैं आपको बताऊंगा किन क्लास ऑफ कंपनीज को करना है, फिर आपको और भी पढ़ाऊंगा कि किनको किनको करने की जरूरत नहीं है। एक बार मेरे साथ ये जो मैं बोलने जा रहा हूं अच्छे से रीड करें। एग्जाम में हो सकता है 5 मार्क का क्वेश्चन नंबर 6 में 5 मार्क का एक ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि बताओ ये कंपनीज है, किनको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व रखना है और कितना डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 में एक थ्योरी क्वेश्चन के रूप में भी दे सकता है। इनिशियली जब डीआरआर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कंपनीज एक्ट 13 में, उस समय भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि किस कंपनी को कितना बनाना है बताइए। तो क्योंकि ये अमेंड हो गया तो ये क्वेश्चन अभी भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आपको अलग से ध्यान रखना है। ध्यान सुनिएगा मेरा बात। अ कंपनी इशूइंग डिबेंचर, पहले पढ़ लेते हैं, मे बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन reserve account out of profits available for distribution of dividend, and the amount credited to such account cannot be utilized by the company except for redemption of debenture। वो सिर्फ एक ही चीज में यूटिलाइज होगा, redemption of debenture में। आगे, such an arrangement would ensure that the company will have sufficient liquid funds for the redemption of debenture at the time they fall due for
पेमेंट। तो ये बैकग्राउंड था कि हम लोग डीआरआर क्यों बनाएं। अब डीआरआर कितना बनाना है और किनको बनाना है, एडिक्वेसी ऑफ डीआरआर। सबसे पहले किनको बनाना है, उसमें सिर्फ एक टाइप का कंपनी है, अदर लिस्टेड कंपनीज। अदर लिस्टेड कंपनीज कितना बनाना है, 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स इशूड। आपने जितना डिबेंचर इशू किया है उसका मिनिमम 10%, ये मिनिमम है, मिनिमम। ज्यादा बनाना चाहते हो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कितना बनाना है वो डिबेंचर ट्रस्टी के साथ जब आपका बात होता है, डिबेंचर ट्रस्टी जब आप अपॉइंट करते हो उनके साथ जो बात होता है उसके हिसाब से आप क्रिएट करते हो। बट मिनिमम एज अ मैंडेटरी प्रोविजन 10% ऑफ आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना ही होगा। 10% किसका, जितना आपने डिबेंचर इशू किया है उसका 10%, ये आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना होगा। मान लो आपने 10 लाख का डिबेंचर इशू किया है तो आपको 10 लाख का 10% यानी 1 लाख का डीआरआर बैलेंस चाहिए होगा एट एनी टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक वो 10 लाख का डिबेंचर आपका रिडीम नहीं हो जाता। हाँ, अगर आप बीच बीच में इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे रिडीम करते जा रहे हो तो प्रोपोर्शनेटली वो अमाउंट कम होते जाएगा और आपके पास एनी टाइम उतना डिबेंचर रिडेम्पशन रहना चाहिए जितना आपका डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये अदर अनलिस्टेड कंपनीज, क्योंकि अदर अनलिस्टेड कंपनीज क्योंकि वर्ड दिया, इस अदर को समझने के लिए मेरे को आपको ये समझाना पड़ेगा कि किन किन कंपनीज को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है और नहीं बनाने की जरूरत इन सारे लोगों को है। मतलब लिस्ट बड़ा है किनको नहीं बनाना है और लिस्ट छोटा है किनको बनाना है। तो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू लर्न दैट लिस्ट और टू रिमेंबर कि किसको डीआरआर बनाना है किसको नहीं बनाना है। सुनते जाइएगा। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस regulated by RBI and banking companies. All India financial institutions regulated by RBI and banking companies for both public as well as privately placed debenture. Public issue किया है या प्राइवेट प्लेसमेंट किया है डिबेंचर का, दोनों ही केस में इन लोगों को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं, नो डीआरआर रिक्वायर। यानी इनको अपने प्रॉफिट से कुछ सेट असाइड नहीं करना पड़ेगा एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कंपनीज एक्ट ने मना कर दिया, कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। आगे, other financial institutions under the Companies Act, other financial institution DRR will be as applicable to NBFCs। जैसे NBFC का आपको नीचे सिखाया जाएगा, इसके बाद उसी हिसाब से फाइनेंशियल दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आप DRR बनाओगे। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय RBI कुछ नहीं करना है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस NBFC को जो प्रोविजन लगेगा इनको भी वही लगा देना। ठीक है, देखते हैं। For listed companies other than all India financial institutions and banking companies, क्योंकि उनको तो ऑलरेडी जीरो कर दिया तो उनको यहां से हटा दिया, उनको छोड़ के जो बची लिस्टेड कंपनीज है, all listed NBFCs, listed housing finance company HFCs for both public and privately placed debenture, listed NBFC, listed HFC, no DRR is required। अगर आप लिस्टेड एक एनबीएफसी कंपनी हो, आपने डिबेंचर इशू किया है चाहे पब्लिक को चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट में, डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। अदर लिस्टेड कंपनीज, अदर लिस्टेड मतलब एनबीएफसी और एचएफसी को छोड़ के, एनबीएफसी एचएफसी को छोड़ के दूसरी लिस्टेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी, ये सब एनबीएफसी एचएफसी नहीं है। तो इनको क्या करना है, फॉर बोथ पब्लिकली एंड प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड, इनको भी डीआरआर की जरूरत नहीं है। तो अगर एक बात बोलूं, किसी भी लिस्टेड कंपनी को, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे वो एचएफसी हो, चाहे वो अदर लिस्टेड कंपनी हो, डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे याद रखो, दो चीज बोल रहा हूं, बैंक्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नो डीआरआर, ऑल लिस्टेड कंपनीज नो डीआरआर, चाहे पब्लिक प्लेसमेंट करो चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट करो, डीआरआर करने की जरूरत नहीं है। आगे चलता हूं। फॉर अनलिस्टेड कंपनीज, ऑल अनलिस्टेड एनबीएफसीज, अनलिस्टेड एचएफसीज, फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर, अनलिस्टेड है ना, पब्लिक प्लेसमेंट करोगे, पब्लिक में प्लेस करने जाओगे तब तो लिस्टिंग करवाना पड़ेगा उन डिबेंचर्स का। अनलिस्टेड एनबीएफसी, अनलिस्टेड एचएफसी, प्राइवेटली प्लेस में अगर डिबेंचर इशू करता है कोई डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है। यानी एनबीएफसी चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, एचएफसी चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, दोनों ही केस में उनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। अगर एनबीएफसी को डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डीआरआर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही। तो ये हमने सीखा किन किन को नहीं बनाना। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई नहीं बनाना, बैंकिंग कंपनी नहीं बनाना, ठीक है। लिस्टेड कंपनी में लिस्टेड एनबीएफसी, लिस्टेड एचएफसी, अदर लिस्टेड कंपनीज नहीं बनाना। अनलिस्टेड में एनबीएफसी, एचएफसी फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर नहीं बनाना। तो बचा कौन सा, बची कुची अनलिस्टेड कंपनी। बची कुची अनलिस्टेड कंपनी से मेरा मतलब है अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन
NBFCs and HFCs, अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन NBFCs एंड HFCs, इनको DRR बनाना पड़ेगा। कितना? 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। जितना आपका आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है उसका एटलीस्ट 10% आपको रिजर्व साइड में, रिजर्व्स में एक DRR दिखना चाहिए कि इतना आपने प्रॉफिट से पैसा सेट असाइड, प्रॉफिट से अमाउंट सेट असाइड कर रखा है। ये एक बुक एंट्री है, आपको प्रॉफिट से हर साल सेट असाइड करना है, यानी सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके कुछ प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन DRR में करना है, और यही आपको करना पड़ेगा एटलीस्ट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग। जर्नल एंट्री क्या होगा? मान लो प्रॉफिट से हमको DRR में सेट असाइड करना है, प्रॉफिट से DRR में, तो PL अकाउंट डेबिट टू DRR या SPL डेबिट टू DRR। और ये कहां शो करोगे? सर ये हम लोग जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे ना बैलेंस शीट का, वहां पे एप्रोप्रिएशन दिखाते हैं। एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर टू रिजर्व होता है, सर वहां पे ट्रांसफर टू DRR दिखाएंगे, और सर DRR में एडिशन हो जाएगा, इतना रुपया आ जाएगा। सर सिर्फ 10% बनाने से चलेगा? ये मिनिमम लिमिट है। अगर आपको लगता है कि और आप इंश्योर करना चाहते हो लिक्विडिटी ताकि आपके डिबेंचर होल्डर सेफ रहे, तो आप उससे ज्यादा बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये मिनिमम है। कंपनीज एक्ट मिनिमम में आपको ज्यादा अगर दे देगा तो वो कंपनी के ऊपर हावी हो जाएगा, इसीलिए एक 10% का मिनिमम रेट दिया हुआ है। पहले यही 25% था, उसको कम करके 10% कर दिया गया है। तो एक बार वापस 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 1 मिनट टाइम लगेगा, 1 मिनट, बट रिवाइज। DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 71 जब कोई भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी। ये क्यों क्रिएट किया जाता है? ये क्रिएट इसलिए किया जाता है टू इंश्योर दैट कंपनी हैज सफिशिएंट लिक्विड फंड्स एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन टू पे ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। कहां से क्रिएट करोगे ये DRR? हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस से क्रिएट करेंगे। जो हर साल प्रॉफिट कमाएंगे उससे कुछ पार्ट सेट असाइड कर लेंगे एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कितना क्रिएट करना है? जितना मेरा डिबेंचर्स है उसका 10%, जितना मेरा डिबेंचर्स है उसका 10% हमको DRR में रखना होगा। सर क्या ये एक बार में 10% निकालना होगा? आंसर इज एक्चुअली नो। रूल ये होता है बिफोर रिडेम्पशन स्टार्ट्स आपके पास 10% कम से कम DRR में होना चाहिए बिफोर रिडेम्पशन स्टार्ट। अब मान लो रिडेम्पशन अगर 3rd ईयर में स्टार्ट होगा, 4th ईयर में स्टार्ट होगा, 5th ईयर में स्टार्ट होगा, तो टिल 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर आपके पास ये 10% इकट्ठा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डिबेंचर इशू किया तो उसी साल आपको डिबेंचर के वैल्यू का 10% सेट असाइड करना पड़ेगा। दिस 10% इज क्यूमुलेटिवली टोटल मिला के 10% जो आपको DRR में होना चाहिए बिफोर द रिडेम्पशन स्टार्ट्स। रिडेम्पशन स्टार्ट होने से पहले इतना कम से कम आपके पास सफिशिएंट रिजर्व होना चाहिए DRR बोल के। अब DRR किसको बनाना है? अनलिस्टेड कंपनीज को बनाना है, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को बनाना है, अदर देन NBFCs एंड HFCs, अदर देन NBFCs एंड HFCs। 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। किसको नहीं बनाना है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय RBI नहीं बनाना है, बैंकिंग कंपनी नहीं बनाना है, लिस्टेड कंपनी चाहे NBFC, चाहे HFC, चाहे अदर लिस्टेड कंपनी नहीं बनाना है, चाहे पब्लिक प्लेसमेंट चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट। अनलिस्टेड NBFC, अनलिस्टेड HFC नहीं बनाना है। प्राइवेट प्लेसमेंट के समय अगर आपने डिबेंचर इशू किया नहीं बनाना है DRR, बट अदर अनलिस्टेड कंपनीज को ये DRR बनाना पड़ेगा। पहला पार्ट हमने सीखा रिजर्व्स क्रिएट करना है। ये रिजर्व इंश्योर करेगा कि आपके पास प्रॉफिट पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, प्रॉफिट कुछ सेट असाइड करके रखा है। डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो कैश सारा चला जाता, लिक्विडिटी कम हो जाता। डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, PL कम हो गया है, तो कंपनी के पास राइट नहीं है टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, उससे हमारे पास कुछ कैश बचने की उम्मीद है। अब ये कैश बचने की उम्मीद, अगर सही बोलूं, ये कैश बचने की उम्मीद जो है ना, ये कैश बचने की जो उम्मीद है ना, ये एक्चुअल में सफल नहीं होगी सिर्फ DRR बनाने से, यानी सिर्फ रिजर्व क्रिएट करने से। एकदम जरूरी नहीं है कि आपके पास बैलेंस शीट में कुछ लिक्विड फंड्स भी अवेलेबल हो जाए, क्योंकि अगर मेरे पास PL नहीं है, डिविडेंड नहीं दे सकता, बट मैं कैश से फिक्स्ड एसेट तो खरीद सकता हूं, लाइबिलिटीज को तो पे ऑफ कर सकता हूं, तो जरूरी नहीं है कि मैंने DRR बना लिया तो मेरे पास कैश आ जाएगा। इसके लिए कंपनीज एक्ट ने इंश्योर करने के लिए एक सेकंड स्टेप आपको सिखाया है, या सेकंड स्टेप का मैंडेट किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। क्या बोलते हैं? डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। और ये जोरदार कॉन्सेप्ट है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। ध्यान से मेरी बात सुनना। कंपनीज एक्ट ने कहा कि आपने कुछ कंपनीज के लिए हमने DRR मैंडेट किया, तो उनको प्रॉफिट से DRR में सेट असाइड करना है। DRR में सेट असाइड करने से इट इज नेवर जरूरी कि कंपनी के पास वो सफिशिएंट कैश रिसोर्सेज रहेंगे। उसको इंश्योर करने के लिए कंपनीज एक्ट ने कहा, अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है और उस डिबेंचर का रिडेम्पशन कैश में होने वाला है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए? हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के कुछ स्पेसिफाइड एवेन्यूज में इन्वेस्ट करना चाहिए।
ये जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे ये इन्वेस्टमेंट इंश्योर करेगा कि कुछ पैसा ऐसा है जो आपने पूरा का पूरा सेट असाइड कर लिया, और इस इन्वेस्टमेंट को बेच के जो भी पैसा आएगा वो आप डिबेंचर के रिडेम्पशन में यूज कर लेना। ये सेट असाइड करने से क्या होगा, जो कैश का बैलेंस, अगर सिर्फ कैश पड़ा रहता बैलेंस शीट में, कल फिक्स्ड एसेट खरीदने की जरूरत होती, कंपनी फिक्स्ड एसेट खरीद लेता, लायबिलिटी पे ऑफ करना था लायबिलिटी पे ऑफ कर देता। बट कंपनीज एक्ट ने बोला कि आप ये करोगे तो आपके पास लिक्विड फंड कैसे रहेगा, तो आप एक काम करो, डीआरआर जो बनाया वो तो बनाया, वो तो बुक एंट्री है, रिजर्व क्रिएट कर दिया। आप एक काम करो, सच में कुछ पार्ट ऑफ कैश सेट असाइड करो एज इन्वेस्टमेंट, कुछ पार्ट ऑफ कैश सेट असाइड करो एज इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट कहां करना है, सब कंपनीज एक्ट में बताया हुआ है। नॉर्मली नो मतलब लेस रिस्की या नो रिस्की इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, ये सारी जगह जहां पर रिस्क नहीं है पैसा खराब होने का, और जहां पे एक मिनिमम रिटर्न इंश्योर होता है, और आपका ये जो कैपिटल है, जो पैसा सेट असाइड किया वो हर साल बढ़ता है, उस तरीके की जगह पे आप ये पैसा डालो। ये पैसा डालने से क्या होगा, वी विल बी इंश्योर्ड कि आपने कुछ पैसा सच में सेट असाइड कर लिया है। अगर आपने पैसा सेट असाइड कर लिया, फ्यूचर में जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा, इन इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करना, लिक्विडेट करके आप डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देना। तो सिर्फ डीआरआर की रिक्वायरमेंट से इट इज नेवर इंश्योर्ड कि कंपनी के पास लिक्विड फंड्स रहेगा। डीआरआर के साथ सेकंड रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी होगी, डीआरएफ की, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड की। तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड या फंड कब बनते हैं, जब कोई भी रिजर्व का पैसा हम लोग स्पेसिफिकली कहीं इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज फंड। फंड हम लोग किसको बोलते हैं, जब किसी स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए हम लोग कुछ सेट असाइड करते हैं, हम लोग उनको फंड्स बोलते हैं। तो ये डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इज एक्चुअली अ फंड बीइंग क्रिएटेड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सर क्या उन्हीं कंपनी को ये डीआरएफ भी मेंटेन करना है जिनको डीआरआर मेंटेन करना है? सर डीआरआर सिर्फ अदर अनलिस्टेड कंपनीज को मेंटेन करना है। तो सर क्या ये डीआरएफ की रिक्वायरमेंट उन्हीं को है? आंसर इज नो। डीआरएफ की रिक्वायरमेंट सारी कंपनीज को है ऑलमोस्ट। किन किन को अभी रियायत है वो भी बताऊंगा, बट सारी कंपनीज को जो डिबेंचर्स इश्यू करेंगे ना, जिनका रिडेम्पशन कैश में होने वाला है, उनको डीआरएफ की रिक्वायरमेंट है। यानी कंपनीज एक्ट ने बोला प्रॉफिट सेट असाइड करो सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज को नहीं दिया वो झोल, बट पैसा सेट असाइड करने का झोल सबको दिया गया है, क्योंकि कंपनीज एक्ट ये इंश्योर करना चाहता है चाहे कंपनी लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, पैसा अगर नहीं रहेगा डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कैसे करो। तो ऐसा नहीं है कि जिनको डीआरआर बनाना है उन्हीं को डीआरएफ भी मेंटेन करना है, डीआरएफ उनको छोड़ के अदर कंपनीज को भी मेंटेन करना पड़ेगा। एंड यही कैच है कि डीआरआर और डीआरएफ में डिफरेंस क्या है। डीआरआर इज सेटिंग असाइड प्रॉफिट्स। सेटिंग असाइड प्रॉफिट से फायदा क्या होता है, पीएल बैलेंस कम होता है, फ्री रिजर्व कम होता है, तो डिविडेंड देने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। बट डीआरएफ इज सेटिंग असाइड फंड्स सेट असाइड करोगे तो पैसा और दूसरे काम में यूज नहीं होगा, वो सिर्फ डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए रहेगा। एक बार रिडेम्पशन हो जाए फिर उसका जो करना है आपको करो, हमको दिक्कत नहीं। ध्यान से पढ़ेंगे। एडिक्वेसी ऑफ डीआरएफ फर्दर एज पर रूल 18(7) ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल्स 2019 फॉलोइंग कंपनीज, देखना कौन कौन, all listed companies including NBFCs and HFCs other than banks and AIFIs, all India financial institutions, all listed companies including NBFC, HFC, all unlisted companies other than NBFC, HFC। ये थोड़ा सा क्या है ना, मेरे को लगता है गवर्नमेंट से छूट गया है गलती से। गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन बनाया उसमें ये गलती से इन कंपनीज को छोड़ दिया है। शायद अमेंडमेंट आ जाएगा और यहाँ पे ऑल अनलिस्टेड कंपनी हो जाएगा, अदर देन नहीं रहेगा। यहाँ पे वर्ड ध्यान से, यहाँ पे वर्ड इंक्लूडिंग नहीं है, अदर देन है, यहाँ पे वर्ड इंक्लूडिंग है। मीनिंग देयर बाय लिस्टेड कंपनी, चाहे नॉर्मल लिस्टेड कंपनी हो, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे एचएफसी हो, बनाना पड़ेगा डीआरएफ मेंटेन करना पड़ेगा, डीआरआर नहीं डीआरएफ मेंटेन करना पड़ेगा, कैश को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट अनलिस्टेड कंपनीज के केस में एनबीएफसी और एचएफसी अनलिस्टेड को ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सक्लूड कर दिया गया है। थोड़ा सा वेग टाइप का बात लगता है, वहां पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे हटा दिया है, यहाँ पर भी वर्ड इंक्लूडिंग होना चाहिए था। बट अभी जिस तरीके से वो रूल्स लिखे गए हैं उनमें ये डिफरेंस है। मेरे को लगता है इन ईयर्स टू कम ये कंपनीज एक्ट में रिवाइवल ये चेंज कर दिया जाएगा और आपको ये इंक्लूडिंग दिखने लग जाएगा। बट फॉर द टाइमिंग जो है वो पढ़ना पड़ेगा। डन। तो इन कंपनीज को शैल on or before 30th day of April in each year, 30th day of April in each year, in respect of debenture issue, deposit or invest, as the case may be,
in respect of debenture issued, deposit or invest a sum which should not be less than 15% of the amount of its debenture maturing during the year ending on 31st day of March of next year. ये जो डीआरएफ का रिक्वायरमेंट है, ये डीआरएफ आपको फर्स्ट ईयर से ही करना हो ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, फॉर गुड प्रैक्टिस करना तो पहले साल से ही चाहिए ताकि थोड़ा थोड़ा फंड हर साल सेट असाइड हो जाए। बट यहाँ पे रूल क्या दिया गया है, मान लो अभी कौन सा साल चल रहा है, अभी चल रहा है हमारा 2021 कब से शुरू हुआ था, 1/4/2020 से 31 मार्च 2021, डन, ये ईयर चल रहा है। इस दिन से पहले यानी इस दिन तक हमारे 10 लाख रुपए के डिबेंचर हमें रिडीम करने हैं, 10 लाख रुपए डिबेंचर हमें रिडीम करने हैं, ठीक है। तो बोला गया कि आपको इस साल के 30 अप्रैल तक इसका कम से कम 15% ऑफ द वैल्यू इंश्योर करना है कि आपने एक फंड क्रिएट किया, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, जो एक्चुअल फंड है, जिसमें एक्चुअल कैश है, आपके पास पैसा है, लिक्विडिटी है, वो आपको क्रिएट करना चाहिए। तो जितना आपका डिबेंचर रिडीम होने वाला है 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, आपको इंश्योर करना है कि उसका एटलीस्ट 15% आप इस साल की, इस कैलेंडर ईयर की 30 अप्रैल तक जुगाड़ लो, फंड में डाल दो, ताकि जब 31 मार्च को पैसा देने का टाइम आए हमारे पास कुछ ना कुछ लिक्विड फंड्स हो, जिससे हम लोग डिबेंचर का रिडेम्पशन में प्रॉब्लम ना खड़ा करें। सर ये तो यार इसी साल करना है तो 100% पैसा सेट असाइड करवाना चाहिए, सिर्फ 15% से क्या होगा? एक मिनिमम रिक्वायरमेंट दी गई है, इससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितना आपको डिबेंचर रिडीम कर रहा है, और सोच 1 करोड़ का डिबेंचर इशू किया हुआ है, 1 करोड़ का, उसमें अगर 10 लाख रिडीम होगा तो सिर्फ 10 लाख का 15% बनाना है, 1 करोड़ का 15% बनाने नहीं बोला है। दिस इज अ कैच। अगर 1 करोड़ का 15% बनाना होता तो ये 10 लाख निकल जाता, बट यहां पे बोला है जो डिबेंचर रिडीम होने वाला है उसका 15% आपको कम से कम डीआरएफ में डालना के रखना होगा, ताकि जब एंड आए तो हम लोग ये इन्वेस्टमेंट्स को सेल करके पैसा निकाल के डिबेंचर होल्डर्स को पे कर सके। डीआरआर की रिक्वायरमेंट टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, जब भी रिडेम्पशन स्टार्ट होगा उससे पहले तक 10% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर हो जाना चाहिए। डीआरएफ की रिक्वायरमेंट, जो इस साल के एंड में रिडीम होने वाला है उसका एटलीस्ट 15% आपको साल के शुरू तक फंड में डाल लेना है, और ये भी इस साल ही डालना जरूरी नहीं है, शुरू से भी अगर डालते आए हुए जो रिडीम होने वाला है उसका एटलीस्ट 15% रिडेम्पशन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में दिखना चाहिए। उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट इन डीआरआर फंड, इन्वेस्टमेंट इन डीआरएफ फंड बोलते हैं। तो वो जो है उसमें 15% एटलीस्ट आपका रहना चाहिए। किनको करना है? ऑल लिस्टेड कंपनीज इंक्लूडिंग एनबीएफसी, एचएफसी, बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं करना, ना डीआरआर ना डीआरएफ। उसके बाद अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी, एचएफसी, ये जो अदर देन वर्ड है ना, ये थोड़ा मेरे को खाता है, मतलब एनबीएफसी, एचएफसी जो अनलिस्टेड है उनको ना डीआरआर बनाना है ना डीआरएफ रखना है, ये बोला है। अदर अनलिस्टेड कंपनीज को करना पड़ेगा, ठीक है। कितना लिमिट है? 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर विच आर गोइंग टू बी रिडीम्ड एट दिस 31 मार्च, कमिंग 31 मार्च में जो रिडीम होने वाला है उसका 15% कम से कम डीआरएफ आपको रखना पड़ेगा। डीआरएफ क्या है? एक्चुअल कैश इन्वेस्टमेंट है। कहां पर? सेफ सिक्योरिटीज में, ताकि आपका पैसा खराब ना हो, पैसा सेट असाइड हो जाए, वो पैसा आप दूसरे काम में यूज ना करो और उस पैसा को यूज करके रिडेम्पशन किया जा सके। डन। आगे अब मेरे को जर्नल एंट्री सिखाना है। मैंने अभी तक जो पढ़ाया वो आपको एक बार रिपीट कर दूं, फिर मैं इंस्टीट्यूट की कुछ लाइंस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, इंस्टीट्यूट मैट की, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू विल बी डूइंग सम्स। जो यहाँ पे एक्ट ने लिखा है उससे थोड़ा सा डिफरेंस इंस्टीट्यूट क्रिएट कर रहा है व्हाइल क्रिएटिंग डीआरआर एंड डीआरएफ। तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा एक बार देख लेना है, उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज और सम्स में जा पाएंगे। डीआरआर रिजर्व बनाना है, पीएल से रिजर्व बनाना है, ये कोई कैश का सेट असाइड नहीं है, रिजर्व बन रहा है। रिजर्व बनने से फायदा क्या होगा? पीएल कम हो जाएगा, डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, तो कैश कहीं ना कहीं बचेगा, बट वो कैश दूसरे काम में तो यूज हो सकता है, ठीक है। डीआरआर किसको बनाना है? ओनली अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनबीएफसी, एचएफसी, जितना वैल्यू ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है उसका 10% रहना चाहिए, 10%। बिफोर रिडेम्पशन स्टार्ट उससे पहले आपका 10% डीआरआर में चला जाना चाहिए, ठीक है। हर साल आपको डालना है थोड़ा थोड़ा करके पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। डीआरएफ क्या है? आपने पैसा सेट असाइड किया नहीं किया, ये आपको सिर्फ बुक एंट्री है, रिजर्व्स में चेंज हो रहा है, इससे कोई इंश्योरिटी नहीं है कि आपने कैश भी जमा किया है। अब कैश को जमा करने के लिए कंपनीज ने बोला कि लिस्टेड कंपनीज इंक्लूडिंग एनबीएफसी, एचएफसीज, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी, एचएफसीज, इनको क्या करना है?
हर साल कुछ कैश सेट असाइड करके इन्वेस्ट करते जाना है इन सेफ सिक्योरिटीज। वो सब एक्ट में लिखा हुआ है। आपको बेसिक बोल दूं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो सेफ है, जिसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है, कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, और ये सेफ सिक्योरिटीज है। यहां पर आपको पैसा इन्वेस्ट करते चलना है। ये इन्वेस्टमेंट क्या इंश्योर करेगा, जिस दिन रिडेम्पशन होगा इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, कैश रहेगा। डीआरआर बनाने से कोई कैश नहीं रहता, डीआरएफ यानी इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने से देयर विल बी कैश। ठीक है, कितना क्रिएट करना है, जितना डिबेंचर आपका रिडीम होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को, जितना डिबेंचर रिडीम होने जा रहा है उसका एटलीस्ट 15% आपको इस साल की 30 अप्रैल तक इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए इस साल की तरह, मतलब इसी साल करना जरूरी नहीं है, उतना कम से कम आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। चाहे आप शुरू से करें थोड़ा थोड़ा करके तो भी चलेगा। डन है। टोटल डिबेंचर का 15% एक्ट में नहीं लिखा है, जो रिडीम होने जा रहा है उसका 15% लिखा है। डन है बात। अब कुछ बातें मैं इंस्टीट्यूट की मैट की आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, मेरे साथ ये बातें आपको चेक करनी है। एक सेकेंड, डिवेंचर्स, ठीक है, ये आपकी इंस्टीट्यूट की मैट है। मैं एक काम करता हूं ना, इसको कहीं पे भी जो लाइन पढ़ा रहा हूं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू, अब देखिएगा, इंस्टीट्यूट ने अपने मैट में एक नोट दिया है, ये डीआरआर और डीआरएफ का टॉपिक के बाद नोट दिया हुआ है। आप पेज नंबर रेफर करना चाहो तो पेज नंबर 8.9, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं नोट को, आप मेरे साथ पढ़े, क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास में मैंने कराया था बट बच्चों को ऐसा लगता है ऐसा क्यों हो रहा है, इसीलिए मैं इंस्टीट्यूट की मैट आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको इन चीजों में झोल ना लगे। सुनिएगा, इट शुड बी नोटेड दैट एप्रोप्रिएशन टू डीआरआर मतलब अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम पीएल, जो हम लोग हर साल सेट असाइड करेंगे पीएल से, ये सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को करना है। अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एचएफसी एनबीएफसी कैन बी मेड एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन आप कभी भी कर सकते हो, एक्ट ने बोला है ऐसा। एंड इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एज मेंशन्ड अबव कैन बी डन बिफोर 30th अप्रैल फॉर द डिबेंचर मैच्योरिंग दैट ईयर, जो डिबेंचर उस साल मैच्योर हो रहा है उससे 30th अप्रैल को, उसी फाइनेंशियल ईयर का 30th अप्रैल को आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। हाउएवर फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ईज, आपके अच्छे के लिए, it is advisable to make appropriation and investment immediately after the debentures are allotted। हर साल कितना कितना करना है कौन कैलकुलेट करेगा, आपको बोला कि जैसे ही डिबेंचर इश्यू हुआ आप वो 15% का इन्वेस्टमेंट कर लो टोटल का, और आप वो 10% डीआरआर में सेट असाइड कर दो टोटल का, उसी साल फर्स्ट ईयर ही करके नक्की कर दो, ठीक है। आगे पढ़ता हूं। अज्यूमिंग दैट कंपनी हैज सफिशिएंट प्रॉफिट्स, कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, इशूड इफ अलॉटमेंट डेट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगर अलॉटमेंट डेट नहीं, जो इशू डेट है उसी साल कर लो। ऑल्सो इन सम केसेस द डेट ऑफ अलॉटमेंट कुड बी मिसिंग, हो सकता है अलॉटमेंट 5 साल पहले, 10 साल पहले, 8 साल पहले हुआ होगा, नहीं दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, आपको बोला इस साल अभी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इतने हैं। In such case, the appropriation and investment should be done on the first date of that year for which ledger accounts are to be drafted। क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन में, आपको मान लो दिया है कि कंपनी का 1/4/2019 को इतने डिबेंचर है, 31 मार्च को रिडीम्शन वगैरह होने वाला है, ये क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दिया गया। अगर क्वेश्चन में डीआरआर डीआरएफ बनाया हुआ है, एडिक्वेट है, 10% 15%, कोई दिमाग अलग से लगाने का जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन ने नहीं बना के दिया है तो आप क्या करना, उस साल के, जिस साल का क्वेश्चन है उस साल के फर्स्ट डे पर, 1 अप्रैल 19 को 10% का डीआरआर खुद क्रिएट कर लेना, पीएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर करके 10% फोर्सफुली खुद क्रिएट कर लेना, और 15% का इन्वेस्टमेंट भी कर लेना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक करके 15% का इन्वेस्टमेंट भी दिखवा देना।
ये दिखवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्ट को फॉलो करना है। और 15%, 10% सिर्फ जो रिडीम होने वाले उनका नहीं, पूरे का 10%, 15% आप क्रिएट करके दिखा देना, ताकि ये पता चल सके कि आपको एटलीस्ट पता है कि ये लिमिट्स एग्जिस्ट करती है। और अगर डेट ऑफ अलॉटमेंट दिया है तो जिस साल का अलॉटमेंट है उसी साल आप ये 10%, 15% का एंट्री करके बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो यहां पे हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, हमारे क्वेश्चन एकदम शुरू से लेके एंड तक के नहीं आते। हमारा क्वेश्चन आता है ईयर ऑफ रिडेम्पशन का, जिस साल रिडेम्पशन होने वाला है उस साल क्या करना है, क्योंकि रिडेम्पशन का क्वेश्चन चैप्टर है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है जिस साल रिडेम्पशन हो रहा है, अगर उस साल जितना डिबेंचर है उसका 10%, 15%, जितना डिबेंचर है उनका 10%, 15% मेरे पास बैलेंस नहीं है, तो मेरे को इंश्योर करना है कि ऑन द फर्स्ट डे ऑफ दैट ईयर मैं ये 10% और 15% फुलफिल कर लूं। एग्जाम्पल के लिए मान लो 1 करोड़ का डिबेंचर है, मान लो 1 करोड़ का डिबेंचर है, ठीक है। 1 करोड़ का 10%, 10 लाख रुपया। अगर 10 लाख या 10 लाख से ऊपर बनाया कोई दिमाग मत लगाना। मान लो सिर्फ 8 लाख का डीआरआर क्रिएटेड दिख रहा है, आपको डीआरआर का बैलेंस दिख रहा है 8 लाख रुपया, आप 2 लाख एडिशनल खुद क्रिएट कर लेना। आप इंश्योर करना कि मिनिमम 10% वहां पर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर कम है तो मिनिमम 15% होना चाहिए। ये इंश्योर आपको करना है। क्वेश्चन हो सकता है आपको कम दे, बेसी दे दे तो कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है डीआरआर और डीआरएफ कुछ बना हुआ ही नहीं है, तो आपको खुद बना के क्रिएट करना है कि इतना डीआरआर मिनिमम होना चाहिए, इतना डीआरएफ मिनिमम होना चाहिए। पहले बताइए क्या ये नोट सारे बच्चों को क्लियर है? प्लीज 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 पेज नंबर 8.9, पेज नंबर 8.9 ऑफ योर बुक। एवरीवन, आपको ये चीज का स्नैपशॉट आपके पास होना चाहिए। एवरीवन, आपके पास ये चीज का स्नैपशॉट होना चाहिए। मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया था ये इंस्टीट्यूट की मैट का अजम्पशन, मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूं, ये ध्यान रखना। डन है क्या बात? अब लास्ट, तो हमने डीआरआर क्या होता है, डीआरएफ क्या होता है। डीआरआर सेटिंग असाइड प्रॉफिट, डीआरएफ सेटिंग असाइड कैश, सेटिंग असाइड कैश। एक्चुअल काम डीआरएफ का, इसीलिए ज्यादा कंपनीज को डीआरएफ बनाने बोला गया है। डीआरआर सिर्फ अनलिस्टेड कंपनीज को बनाने बोला गया है। आई थिंक यू आर थ्रू विद दिस कॉन्सेप्ट आफ्टर अ डिस्कशन ऑफ 31 मिनट्स ऑन दिस टॉपिक। डन। चलिए जर्नल्स डिस्कस करते हैं फटाफट, 2 मिनट का काम है, ठीक है। ये सब आपको आता है, एग्जाम में लेजर बनाने आता है नॉर्मली, बट जर्नल आने से लेजर अपने आप आ जाएगा। अमाउंट सेट असाइड टू डीआरआर, आपको पीएल से हर साल कुछ कुछ सेट असाइड करना है, और अगर कम है लास्ट में जाके आप देख रहे हो लास्ट ईयर का कम है तो आपको सेट असाइड करना है। सेट असाइड करना है कहां से? पीएल से। जर्नल एंट्री एसपीएल या पीएल अकाउंट डेबिट, एसपीएल डेबिट टू डीआरआर, एसपीएल डेबिट टू डीआरआर। इंश्योर करना डिबेंचर्स का 10% यहां पर हो, जो टोटल डिबेंचर है उसका 10% यहां पर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, डीआरएफ, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, इन्वेस्ट कर रहे हैं आप। इन्वेस्टमेंट का जर्नल एंट्री क्या होता है? डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ये नाम ऐसे लिखते हैं ताकि पता चले कि ये फंड कहां से बना हुआ है, डिबेंचर रिडेम्पशन से बना हुआ है, डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए बना हुआ है। टू बैंक, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने इन्वेस्ट किया। आगे, अब इन जो डिबेंचर्स का है, ये जो इन्वेस्टमेंट का है, इस इन्वेस्टमेंट का आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट देना है वो नॉर्मल जैसे देते हैं, इंटरेस्ट टू बैंक, इंटरेस्ट खर्चा है पीएल में चला जाएगा, पीएल टू इंटरेस्ट, उसका कोई डिस्कशन नहीं। बट ये इन्वेस्टमेंट में अगर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव होगा, इन्वेस्टमेंट पर तो इंटरेस्ट रिसीव हो ही सकता है। जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये मेरी इनकम है। अब ध्यान से, ये इनकम का ट्रीटमेंट 2 तरीके से हो सकता है। पहला तरीका, ये इनकम बोल के पीएल में चला जाए, पीएल अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, मेरे लिए दोनों सेम है। या फिर क्योंकि ये डीआरआर से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, डिबेंचर रिडेम्पशन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है, कंपनी बोल सकता है कि इस इंटरेस्ट को भी सेट असाइड कर लो ताकि डीआरआर में अवेलेबल बैलेंस रहे, हम लोग अच्छे से इसको पे ऑफ कर सके। यानी आप इसको री इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप री इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्यूमुलेट करना चाहते हो इंटरेस्ट को, तब तो ये इंटरेस्ट डीआरआर में, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। नहीं करना चाहते हो तो आप इसको पीएल में एज एन इनकम ट्रांसफर कर देना, और फिर आपको जिस काम में यूज करना आप यूज करो, कोई आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इंस्टीट्यूट ने अपनी मैथ में जो भी सम्स किया है ये अजम्पशन लेके किया है। उन्होंने बोला है कि हम लोग मानेंगे डीआरआर क्यूमुलेटिव नहीं है, डीआरआर इज नॉन क्यूमुलेटिव। क्या बोला मैंने? डीआरआर इज नॉन क्यूमुलेटिव।
उसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा, इंटरेस्ट हम लोग अलग से यूज कर लेंगे। नॉन क्यूमुलेटिव बोल के उन्होंने बोला जितना भी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट होगा वो पीएल में डाल देना एज एन इनकम। अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दे जहां पे बोले डीआरआर इज क्यूमुलेटिव, तो फिर जो भी इंटरेस्ट होगा वो डीआरआर में डाल देना और री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उसका। सर क्या री इन्वेस्टमेंट करते समय हमको 15% देखना प्लस इंटरेस्ट को भी री इन्वेस्ट करना पड़ेगा? एक्चुअली ये टोटल 15% के अंदर आ जाना चाहिए, जितना डिबेंचर है उसका 15%। तो आपका जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है ना, एक्चुअल जो कैश निकलेगा उस कैश के अंदर ये इंक्लूड करके उतना ही निकाल लेना, पूरा निकालने का जरूरत नहीं, आपको 15% ही इन्वेस्ट करना है। डन। आगे चलता हूं, ये ध्यान रखना है आपको, ये इंटरेस्ट पीएल में या डीआरआर में ट्रांसफर करना है। जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू पीएल या इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। कुछ ना बोले तो ये वाला करना, कुछ बोल दे डीआरआर क्यूमुलेटिव है तो फिर ये वाला करना। डन। नेक्स्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जिस साल होगा उस साल कंपनी इन्वेस्टमेंट बेचेगी। इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरएफ इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरएफ इन्वेस्टमेंट। अब ये आएगा सेलिंग प्राइस, ये आएगा कॉस्ट। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट का जो डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट वापस। अगर डीआरआर क्यूमुलेटिव है तो ये प्रॉफिट डीआरआर में डाल देना, क्यूमुलेटिव नहीं है तो ये प्रॉफिट पीएल में चला जाएगा। क्वेश्चन बोलेगा, नहीं बोले तो हम लोग यही वाला रूल फॉलो करेंगे पीएल में डालने का। टू पीएल ऑब्लिक डीआरआर, अगर प्रॉफिट है तो पीएल क्रेडिट डीआरआर क्रेडिट, अगर लॉस है तो पीएल डेबिट या डीआरआर डेबिट। हम लोग पहला प्रायोरिटी किसको देंगे? हम लोग पहला प्रायोरिटी हमेशा देंगे पीएल को, मान के कि डीआरआर हमारा क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव है। इंस्टीट्यूट की मैथ में इसका भी असम्पशन लिखा हुआ है कि हमने डीआरआर को नॉन क्यूमुलेटिव माना, जो भी इनकम आया है इन्वेस्टमेंट पे वो सारा का सारा पीएल में ट्रांसफर किया है। रिडेम्पशन प्रोसीड्यू, ये जर्नल एंट्री आपको ऑलरेडी आता है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट, रिडेम्पशन का डेट आ गया। पोरोड है तो पोरोड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। पेमेंट किया डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपको ऑलरेडी आता है। फिर पोरोड को राइट ऑफ करना पड़ता है, ऑलरेडी ये 3 एंट्री सिखाया हुआ है पहले। पोरोड को राइट ऑफ करना है, पीएल डेबिट टू पोरोड। सर यहां पे पीएल की जगह डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो निकाला है, क्रिएट किया है, वो पोरोड को इंक्लूड करके क्रिएट किया है तो कर लो, क्योंकि आप फेस वैल्यू का 10% क्रिएट कर रहे हो तो ये पोरोड को पीएल से ही राइट ऑफ करो, इसको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से राइट ऑफ करने की जरूरत, क्योंकि हम लोग नॉन क्यूमुलेटिव मान रहे हैं तो फिर वैसे ही चलो और पीएल से ही राइट ऑफ करो, डीआरआर से राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। डीआरआर बैलेंस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये क्या है? जैसे ही हमारा डिबेंचर का रिडेम्पशन हो जाएगा, अब इस डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका पर्पस ही था क्या, डिबेंचर का रिडेम्पशन। अगर अब इसकी जरूरत नहीं है तो अब ये फ्री रिजर्व हो गया, फ्री रिजर्व है तो इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। जर्नल एंट्री, डीआरआर अकाउंट डेबिट, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। सर अगर सारा रिडीम हो गया तब तो पूरा का पूरा डाल देंगे। सर मान लो कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम कर रही है, 10 लाख का डिबेंचर है, अभी 1 लाख रिडीम हुआ है, तो अगर पार्ट पार्ट में रिडीम हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ उतना ही जाएगा जितना डिबेंचर्स का प्रोपोर्शन आपका रिडीम हुआ है, यानी जितना प्रोपोर्शन ऑफ डिबेंचर रिडीम हुआ है उसी के हिसाब से आपका डीआरआर जनरल रिजर्व में जाएगा। अगर 10% ऑफ डिबेंचर रिडीम हुआ है तो डीआरआर का भी 10% जनरल रिजर्व में डालना, पूरा डीआरआर मत खत्म करना, क्योंकि अभी भी बैलेंस 90% हमको रिडीम करना है। तो डीआरआर जनरल रिजर्व में उतना ही जाएगा जितना प्रोपोर्शन ऑफ डिबेंचर आपने रिडीम किया है। सारा रिडीम कर दिया, सारा डाल दो। पार्ट रिडीम किया है तो सिर्फ पार्ट ही आपको कहां डालना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ये अकाउंटिंग एंट्रीज है डीआरआर का, ऐसा कुछ टफ नहीं है, एकदम बेसिक। पीएल से सेट असाइड करो, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव करेगा तो वो आपका इनकम है। फिर जब जिस साल रिडेम्पशन का टाइम आए इन्वेस्टमेंट सेल होगा, डिबेंचर का रिडेम्पशन का एंट्रीज होगा और फाइनली डीआरआर का जो बैलेंस है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एक बार 5 to 10 मिनट्स लेके आप फटाफट ये सारा पार्ट रिवाइज कर लो। सर हमारे पास ये नोट्स नहीं है, आपको कॉपी में सब कुछ लिखाया हुआ है, वहां से फटाफट आप रिवाइज कर लो और रिवाइज करने के बाद हम लोग एक आरटीपी का क्वेश्चन बनाएंगे। डन, फटाफट रिवाइज कीजिए।